इस बार टाइम टेबल भी देखो, इस बार टाइम टेबल कितना डिले है, अभी तक आया ही नहीं टाइम टेबल। अगर पेपर पहले होना रहता तो टाइम टेबल दिसंबर में ही दे दिया जाता है। फरवरी का महीना भी हो गया, टाइम टेबल का था, पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा। कल अभी लॉ वालों का, BLLB वालों का एग्जाम कैंसिल हो गया कुंभ की वजह से। एग्जाम डेट इधर थी तो उसको हटा दिया गया। बहुत दिक्कत होगा। आवाज क्लियर आ रही है ना? एक बार चेक कर लो। तब एक बार चेक कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आसान है, कोई दिक्कत ना। ठीक तो। हे प्रभु। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? देखो, 2009 में तुमसे ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर CaCO3 है, CaCO3 है, और जब CaCO3 का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है ना? CO2 गैस बाहर निकलती है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? सॉलिड में होगा। अब ये किस में होगा? ये भी सॉलिड में होगा। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है, इसका फेज कितना होगा और कंपोनेंट कितना होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? मैंने पढ़ाया है, इसको बताओ। टाइप इन चैट बॉक्स। बाकी और एग्जांपल हम कराते हैं इसमें। अमन, इसके अंदर फेज कितना होगा, कंपोनेंट कितना होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? तृप्ति, हो गया ये वाला? शायद चैप्टर से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं तो ये वाला बीच में छूट गया हो। हाँ, पता नहीं कहाँ है, देखो तो कौन ले गया। हम भी नहीं दिए, वहां से कोई ले चला गया। ठीक हो? चलो, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये तुमसे पूछा गया कि बताओ कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका फेज कितना होगा, कंपोनेंट कितना होगा? तो आपको पता है इसका फेज कितना होगा? टोटल 3। कंपोनेंट कितना है? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पढ़ा ना? F बराबर में C-P+2। अब कंपोनेंट कितना है? 3 है। फेज कितना है? 3 है और +2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2 ही आएगा ना। कंपोनेंट 2 है? 2 कौन सा है? इसमें 2 कैसे कंपोनेंट हो? नहीं समझ में आएगा तुम लोग को ये वाला? सॉरी सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक ठीक है, ठीक है, सही है, हमको लगा कि
आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? फाइंड द फाइंड द फेज एंड कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये आपका पहला एग्जांपल हो गया, कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कुछ लिख लेना, क्योंकि कुछ मेन कैंपस में कराया गया, इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखो, जितना तो मैं एग्जांपल हमने कल कराया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी कराया गया था, और 2 एग्जांपल और कराए गए थे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में आप बताइए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में आपको ये बताना है कि भैया इसमें कंपोनेंट कितना होगा, फेज कितना होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ठीक है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। अगर इसके अंदर बात करते हैं, कंपोनेंट के बारे में बात किया जाएगा, तो कौन कितना कंपोनेंट होगा? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिखा है, ठीक है दीप्ति और अमन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 कंपोनेंट होगा। एक ग्लूकोज खुद होगा, ठीक, और पानी इसके अंदर होगा, तभी तो एक्वस होगा। पानी होगा और ग्लूकोज खुद होगा, तो कंपोनेंट तो यहाँ पे 2 हो गए, मैंने लिखवा भी दिया कौन कौन सा। ग्लूकोज हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, अगर फेज के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, तो फेज तो हमारा एक ही होगा। एक्वस की बात कर रहे हो तो लिक्विडे है। फेज क्या है? लिक्विड ही सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब फेज क्या हो गया? एक ही हो गया। कंपोनेंट 2 हो गए, फेज 1 हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जा सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर में क्या होगा? एफ बराबर में क्या होगा? सी माइनस पी प्लस 2। अब कंपोनेंट कितना है? 2 ठो। फेज कितना है? 1 ठो। तो इसमें से 2 में से 1 गया, 1 और प्लस 2 कितना? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 आया। समझ में आया? यहाँ कोई डाउट? अमन, तृप्ति, स्वाति, कैसे हमारे पास कंपोनेंट 2 आया, फेज हमारे पास कैसे 1 आया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 कैसे आया? ठीक है, अब इसी पे यहाँ पे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो कराया गया कैंपस में, ये वाला दूसरा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन अगर दिया गया तो क्या होगा? पहली बात तो लिखो कंपोनेंट, यहाँ पे लिखो फेस, और यहाँ पे लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, तो खुद एक एसिटिक एसिड तो खुद रहेगा, एसिटिक एसिड खुद रहेगा, और एक्वस ले रहे हैं तो पानी भी लेंगे, तो कंपोनेंट तो हमारे पास हो गया 2। ठीक है, अगर फेज के बारे में बात करते हैं, तो ये तो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब लिक्विड फेज में है, तो हमारे पास एक ही फेज हो गया। यानी अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो हो गया बराबर में सी माइनस पी प्लस 2। कंपोनेंट 2 है, फेज 1 है, प्लस 2 हो गया, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आया, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़े 3 हो गया, और तीसरा एक और कराया गया, तीसरा ये है, तीसरा तुम्हारे पास ये कराया गया कि अगर कोई मिक्सचर दे देता, ये बोला गया था, अ मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ H2 गैस, किसका किसका? मिक्सचर ऑफ H2 गैस, O2 गैस, ध्यान दीजिएगा, हम गैस वाले फॉर्म में चल रहे हैं, और H2O एक्वस है। ठीक है, H2O एक्वस है, मिक्सचर ऑफ H2 गैस, O2 गैस और H2O एक्वस है हमारे पास है। अब बताओगे इसमें कंपोनेंट कितना होता है, फेज कितना होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ठीक है, देखो
तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जब गैसियस फॉर्म लेते हैं, ध्यान देना अमन, अगर बाती तृप्ति पहले अभी स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि अगर गैसियस होगा H2O ही तो टूटेगा, H2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब गैस का फेज रहता है तो उस केस में मैंने बताया था कि वो सारे क्या होते हैं, एक ही फेज हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक सिंगल फेज हो जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ क्या हो गया, सिंगल फेज हो जाएगा। समझ रहे हो? हेलो, फेज क्या हो जाएगा, सिंगल। कंपोनेंट के बारे में बात किया जाएगा तो ये अलग अलग है। ये पास हमारे पास क्या है, एक लिक्विड फेज में है, दो अलग अलग गैस है, तो कंपोनेंट इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, दोनों अलग अलग कंपोनेंट, यानी कि टोटल कंपोनेंट यहाँ होंगे 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, तो C-P+2 होगा। C कितना है, 3 है, ये 1 है, +2 कितना हो गया, 2+2 टोटल 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्पल कराया गया, जो भी एग्जाम्पल कराया गया इसके अंदर एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि ये लोग यहाँ पे कंपोनेंट को 3 कराए हैं, लेकिन हमारे यहाँ से इसमें जो कंपोनेंट होगा ना वो 2 ही कंपोनेंट होगा। हमारे हिसाब से यहाँ पे कंपोनेंट जो होना चाहिए वो 2 ही होगा, और फेज भी यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 गैस फेज में है और एक लिक्विड फेज में है, तो फेज भी यहाँ पे 2 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 और 1 क्यों कराए थे मुझे पता नहीं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना होगा, तो कंपोनेंट यहाँ पे 2, फेज यहाँ पे 2, क्योंकि दो एक एक गैस है और एक लिक्विड है, तो 2 तो मतलब 2 में से 2 माइनस कर लेंगे, 0 हो जाएगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आना चाहिए। एक बार हम इसको चेक कर लेंगे, हालांकि चेक किए तो गैसियस फेज का अलग ही कुछ दिखा रहा है। इसको एलिमिनेट कर दो, एक बार हम देख के बताएंगे। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, फेज 2 होना चाहिए। जितना एग्जाम्पल कराया ना अभी तक डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने वाला, इसको हम अब बाद में करा देंगे। बाद में नहीं मतलब कल सुबह वाले में देखेंगे। हाँ, सुनो, जितना इसके पहले किए हो ना, जितना एग्जाम्पल, उसी में से तुम लोग आंसर सॉल्व देखोगे तो उसी में से मैक्सिमम तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, KBr हो गया, NaBr हो गया, NaCl हो गया, ये सारे एक तरीके से होंगे, और मैंने इसको प्रॉपर वे में कराया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना सीधा ग्राफ के बारे में देखना है। हेडिंग यहाँ डालना, मेरिट ऑफ फेज रूल। पॉइंट वाइज लिखिएगा, मेरिट ऑफ फेज रूल क्या होता है, इसका क्या काम है, क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो फेज रूल होता है ना, जो फेज रूल होता है, ये अप्लीकेबल था दोनों फिजिकल इक्विलिब्रिया के लिए भी और केमिकल इक्विलिब्रिया के लिए। तो बताना, इट इज अप्लीकेबल फॉर, इट इज अप्लीकेबल फॉर, इट इज अप्लीकेबल फॉर, लिखो या टू लिखो, इट इज अप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया, बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया। ठीक है, हेलो, क्या हुआ, इसको तुम लोग को सॉल्व करा दें? देखो, लो देखो, देख लो इसको अभी, एक सेकंड। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमारे पास क्या था, H2 गैस था और O2 गैस था, और यहाँ पे H2 एक्वस लिए थे। अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये कहोगे
यहाँ पे जो फेज हमें जो दिख रहा है ना, टोटल फेज देखने के लिए मिल रहा है हमें। गैस फेज मिल रहा है और लिक्विड फेज, यानी कि फेज यहाँ पे कितने हैं, टोटल 2। ठीक है, और कंपोनेंट कितने हैं, बताओ कोई कंपोनेंट कितने हैं। अमन, स्वाति, तृप्ति, कंपोनेंट यहाँ कितने पे हैं? मान लो ये H2 एक्वस है, अपना अपना बताओ तुम लोग क्या। फेज तो 2 हमारा भी है। हम्म, बाकी 2 लोग जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अमन, तृप्ति, 2। 2 क्या कंपोनेंट या फेज? हाँ, कंपोनेंट तो 3 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और H2 एक्वस अलग बन रहा है। तो कंपोनेंट तो यार 3 ही होगा, क्योंकि H2 अपना अलग है, ऑक्सीजन अपना अलग है, और H2O का एक अलग बन रहा है, वाटर बन जा रहा है। फेज 2 होगा, फेज तो 2 होना चाहिए, कंपोनेंट 3। अब इसका जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो कितना आएगा? 3 - P+2, 3 में से 2 गया। हाँ, तो वही इसका लगभग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आना चाहिए, वही आया। यही कर लो, 3 आएगा। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आएगा, क्योंकि फेस तो 2 हमें भी लगा। कंपोनेंट तो 3 होगा ही, क्योंकि एक H2 का हो गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हो गया, फिर H2 एक्वस में चला गया। तो मेरिट ऑफ फेज रूल के बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा जो होता है अप्लीकेबल था किसके लिए? फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों के लिए अप्लीकेबल था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। देखो, फेज रूल में क्या होता है, हमें किसी भी, जैसे ग्लूकोज ले लिए या कुछ भी ले लें, तो हमें उसके स्ट्रक्चर से, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। हमें इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए रहती है। ठीक है, फेज रूल में हमें, जैसे ग्लूकोज का हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, फेज निकाला, तो हमें उसके रिगार्डिंग, उस स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी हमारा ये अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे यही बताओगे, इट रिक्वायर नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। It require no information regarding molecular structure, and since it is applicable for the micro, सीधा इसके हमें स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं रहता। तीसरा, हमारे जो हम डाले हो, देखो, ये एक कन्वीनियंट मेथड होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को, उसको हम लोग टर्म के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, या हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। पहले हमने बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम दोनों के लिए अप्लीकेबल है। फिर हमने बताया कि इस, हमें कोई भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है, बिना उसके बारे, इसका इंफॉर्मेशन के बिना ही हम लोग उसके फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप ये बताओगे, एक ऐसा कन्वीनियंट मेथड है जिसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम स्टेट को आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं, फेज में, कंपोनेंट में और डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो तीसरा पॉइंट यही लिखोगे, इट इज कन्वीनियंट मेथड, इट इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग, convenient method of classifying equilibria state
इन टर्म ऑफ फेज, फेज हो गया, कंपोनेंट हो गया एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पे बताओगे। चलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फेज रूल के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को हम लोग पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका कैसा बिहेवियर है। वन कंपोनेंट सिस्टम है या टू कंपोनेंट सिस्टम है, लिक्विड फेज का है, सॉलिड फेज का है, गैसियस फेज का है या लिक्विड सॉलिड फेज का है, तो हम लोग इसके मदद से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का क्या बिहेवियर है। ठीक है, कुछ वेरिएबल सेट करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि भाई इस जो ये जो हमारा फेज रूल बताता है कि कोई भी सिस्टम हमारे पास है, कोई भी सिस्टम हमारे पास है तो उसके बिहेवियर को हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि भाई ये कैसा है, सॉलिड फेज है कि लिक्विड फेज है या गैस फेज में है या फिर दो मिक्सचर का बना हुआ या वन कंपोनेंट सिस्टम है कि टू कंपोनेंट सिस्टम है। तो ये आखिरी पॉइंट लिखना, इट हेल्प, इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट, इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। ठीक है, बिहेवियर ऑफ सिस्टम अंडर डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पॉइंट आप हेडिंग डालिएगा, ये मेरिट था फेज रूल का। अब यहाँ पे बात करोगे लिमिटेशन क्या, यानी कि डीमेरिट क्या है, क्या जो नहीं होना चाहिए। चलो, अंतिम, आज ग्राफ बनवा लेंगे उसके बाद ही थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, परेशान मत होना, ग्राफ बनवा के ही हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ फेज रूल, लिमिटेशंस ऑफ फेज रूल क्या होता है। लिमिटेशन ऑफ फेज रूल के बारे में अगर बात करते हैं तो अब सबसे पहले क्या लिमिटेशन होगा, तो सबसे पहले आप ये बताओगे, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग अभी तक जब भी पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो ये बताओगे यहाँ पे लिमिटेशन यही है कि बस ये हमारा जो होता है वो इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है तभी ये अप्लाइड होगा, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो ये अप्लाई नहीं होगा फेज रूल। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही हमारा क्या होता है, ये अप्लाई होता है। तो पहला पॉइंट ये बताओगे, इट कैन अप इट कैन बी अप्लाइड ओनली, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। एकदम ब्लंडर्स में, चलो, इट कैन अप्लाइड ओनली फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से नोट करिएगा कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम है तभी हमारा ये अप्लाई होगा। दूसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट आपने बताया कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा तभी हमारा फेज रूल अप्लाई होगा। दूसरा ये बताओगे, इट अप्लाई ओनली टू द सिंगल इक्विलिब्रियम सिस्टम, ये एक सिंगल इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ बताओगे इट अप्लाइज, यही लिमिटेशन इसका है, यही खराबी इसके अंदर है, इट अप्लाइज ओनली टू अ सिंगल इक्विलिब्रियम सिस्टम, इक्विलिब्रियम सिस्टम। थोड़ा तेज चलेंगे, टाइम काफी जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, यहाँ तक क्लियर है, टाइप इन चैट बॉक्स सभी लोगों को।
तीसरी ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन इसके अंदर होती है इस सिस्टम के अंदर कि हमें सभी फेज सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए एक ही समय पे साइमल्टेनियसली। इट कंडीशन it condition that all phase all phase of the system all phase of the system must be present simultaneously under the identical condition of temperature and pressure. Identical condition of temperature and pressure. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है? पहला आपने लिमिटेशन यही पढ़ा है कि हम इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। दूसरा आपने पढ़ा है कि सिंगल इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए अप्लाई होगा। तीसरा लिमिटेशन ये पढ़ा कि इसमें कंडीशन यही रहती है कि सभी जो सिस्टम के अंदर जो सभी फेज रहते हैं वो भी सभी प्रेजेंट रहना चाहिए साइमल्टेनियसली एक ही समय पे। ठीक है, अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सभी एक ही जगह पे एक ही सिस्टम, जब भी सिस्टम के जितने भी फेज रहेंगे वो एक ही टाइम पे एक ही समय पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये कंडीशन था। ठीक है, तो ये आपके कुछ 3 पॉइंट लिमिटेशन आपने लिखा और 3-4 पॉइंट आपने क्या लिखा, उसका क्या होता है, मेरिट पॉइंट क्या होता है, और आपने क्या बताया कि इसमें क्या लिमिटेशन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? लो, बड़े बड़े अमन, तृप्ति क्लियर है? अब हमें पढ़ना एप्लीकेशन, हेडिंग डालोगे एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल। एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल में हमें दो टाइप का पढ़ना है, एक वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है और एक हमें टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, मतलब ए हमें वन कंपोनेंट और बी हमें टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालेगा ए वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम, वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है। और नीचे आप डालिएगा बॉडी हेडिंग में वाटर सिस्टम। क्या पढ़ना है? वाटर सिस्टम पढ़ना है, वाटर सिस्टम हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर सिस्टम, द वाटर सिस्टम is one component system. Water system is the example of one component system. Water system is a one component system. जैसे जैसे लिखवाएंगे वैसे लिखना, वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, अब वन कंपोनेंट सिस्टम है तो सबसे पहले तो ये बना लो। हमारे पास क्या हो गया, आइस हो गया, इसको गर्म करेंगे तो वाटर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, वाटर को जब हम गर्म करेंगे तो वेपर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आइस हमारा क्या है, सॉलिड है, वाटर हमारा पास क्या है, लिक्विड है, और वेपर हमारे पास क्या है, गैस फेज। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े? आगे बढ़े?
फिर यार नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखोगे पॉइंट वाइज डाल के, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, हम सीधा ग्राफ पढ़े हुए हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा रहे हैं अभी। देखो वाटर जो होगा, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फेज, आप लोगों ने पढ़ा है थ्री फेज। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फेज, कौन कौन सा होगा? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा वेपर। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो वाटर होता है तीन फेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इसके टोटल तीन इक्विलिब्रिया बनेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट भी बताओगे, देयर आर थ्री फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रिया, थ्री फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रिया। वो थ्री फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रिया कौन कौन सा होगा? सबसे पहला ये हुआ कि अगर सॉलिड को हम लोग गर्म करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को कंडेंस करते हैं तो सॉलिड में हो जाएगा। ये पहला इक्विलिब्रिया हो गया। दूसरा, अगर लिक्विड को, ठीक है, अगर लिक्विड को गर्म करते हैं तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। और गैस को अगर हम लोग कंडेंस करते हैं तो किसमें हो जाएगा? लिक्विड में। ये दूसरा, फिर दूसरा इक्विलिब्रिया हो गया। तीसरी इक्विलिब्रिया क्या है? एक ऐसा होता है कि सॉलिड को गर्म किए तो डायरेक्टली वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको डायरेक्टली हम लोग कंडेंस करें तो सीधा क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो टोटल यहाँ पे तीन फेज हमें यहाँ पे पॉसिबल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, कल के क्लास में इसको हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में प्रॉपर हम लिखवाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से चालू किए हैं वाटर वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में। क्या होता है वन कंपोनेंट सिस्टम? वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एक ही कंपोनेंट है लेकिन उसके फेज कितने होंगे? तीन फेज होंगे। ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपने ऑलरेडी डिटेल देखा है कि वाटर कंपोनेंट में आइस आइस वाला, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाले में कितने फेज होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसमें आपने ऑलरेडी देखा है कि वाटर जो होता है तीन फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। इसके तीन इक्विलिब्रिया बनेंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, मेरिट डीमेरिट तुम लोग तैयार कर लेना। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट वाला, मतलब इसके ग्राफ के बारे में देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अरे बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी तुम लोग के लिए नोट्स बनाया हुआ है। देखो ग्राफ यही है तुम लोग का, हम दिखा रहे हैं अभी। ठीक है ना, कल हम तुमको इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखवाएंगे क्या होता है। मेरी डीमेरिट पॉइंट हो गया, चलो यहाँ पे लेफ्ट कर जाओ। यहाँ तक लिख के ग्रुप में जरा फॉरवर्ड कर देना सब लोग। यहाँ तक आई मीन अमन, यहाँ तक कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, क्योंकि आगे हम लोगों ने, मैंने तुम लोग को डेरिवेशन पहले इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाला जो आएगा इस बार के लिए, मैंने वो ऑलरेडी करा लिया है। ठीक है ना, तो वो जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उस मतलब यहाँ तक लिख के हमको पीडीएफ में भेज देना ताकि बाकी बच्चों को हम दे सकें। लेफ्ट कर दो।